हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग आने वाले रीट एग्ज़ाम के लिए, जिसका एग्ज़ाम होना है 27 फरवरी 2025 को, उसके लिए जो रीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो 2022 को ये पेपर हुआ था, हमारा पेपर फर्स्ट है, उसका सीडीपी वाला पार्ट आज हम लोग सॉल्व करेंगे। जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन, और जो लोग तैयारी कर रहे हैं रीट एग्ज़ाम की, उन सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, जिससे उन्हें यह मालूम चल पाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में पूछे जा रहे हैं, और इन क्वेश्चन के माध्यम से उनको थोड़ा यह अनुमान लग पाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन में पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं, या फिर कौन से कथन असत्य है। यह समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत दिया गया है यहाँ पे, कि यह समझना जरूरी होता है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है। कोई भी बच्चा एक दूसरे के समान नहीं होता है। प्रत्येक बच्चे में जो है व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं, सभी की रुचियाँ अलग अलग होती हैं, सभी का मतलब कार्य करने का तरीका अलग होता है। तो कुल मिला के यहाँ पे प्रत्येक बच्चा क्या होता है, अद्वितीय होता है। लेकिन यहाँ पे दिया गया है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय नहीं है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। उसके बाद बी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, बच्चा एक एकीकृत पूर्ण के रूप में विकसित होता है। तो बिल्कुल सही दिया गया है। विकास के एक पहलू में किसी समस्या के दूसरों को प्रभावित करने की संभावना होती है, ये भी सही है। विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है, तो ये भी यहाँ पे सही दिया गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है, तो इसके अनुसार यहाँ पे ए वाला ऑप्शन गलत दिया गया है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि केवल ए वाला विकल्प यहाँ पे असत्य दिया गया है, बाकी बी सी डी विकल्प यहाँ पे सही दिए गए हैं। उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दूसरा प्रश्न यहाँ पे। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, तब होता या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। वृद्धि, विकास, शारीरिक बदलाव या फिर मानसिक परिवर्तन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि विकास तब होता है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। तो इस क्वेश्चन का बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है। प्राक टोली आयु, अनुकरणीय आयु, सवाल करने की आयु या फिर खिलौने की आयु। तो इस क्वेश्चन में आयोग ने 1 नंबर सभी को दिया था, क्योंकि इस क्वेश्चन में 2 आंसर होते हैं। बचपन की विशेषता नहीं होती है अनुकरणीय आयु, और सवाल करने की आयु जो है बचपन की विशेषता के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो आयोग ने इसके लिए जो है सबको 1 जो है नंबर एक्स्ट्रा दिया था। उसके बाद हमारा क्वेश्चन यहाँ पे है 4th नंबर क्वेश्चन हमारा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रकृति एवं पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आनुवांशिकी एवं वातावरण से, व्यवहार एवं वातावरण से, वातावरण एवं जीव विज्ञान से, वातावरण एवं पालन पोषण से। तो प्रकृति एवं पोषण विवाद संबंधित है आनुवांशिकी एवं वातावरण से, आनुवांशिकी एवं वातावरण से। तो यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन का ए वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे 5वां प्रश्न दिया गया है कि प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है। तो प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी 140। कितनी हो जाएगी, 140। 130 से ऊपर जब होते हैं तो कोई बच्चा जो है प्रतिभाशाली के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन हमारा 6वां क्वेश्चन है, स्कूलों को व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक छात्र को विशिष्ट महसूस करवाने हेतु, छात्रों के बीच के अंतर को कम करने हेतु, छात्रों एवं छात्राओं की क्षमताओं का प्रदर्शन को नहीं जानने के लिए, या फिर यह समझने के लिए कि छात्र सीखने में समर्थ या असमर्थ क्यों हो रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि स्कूलों में व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान इसलिए रखना चाहिए कि यह समझने के लिए कि छात्र सीखने या में जो है समर्थ या फिर असमर्थ क्यों हो रहे हैं। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, 16 वर्ष आयु का बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, तो इसकी मानसिक आयु क्या होगी। तो यहाँ पे जैसे कि आयु का जो फार्मूला होता है वह होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, यह फार्मूला होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे 7 नंबर का क्वेश्चन, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे बुद्धि लब्धि बराबर दिया गया 75 बराबर मानसिक आयु हमें नहीं दी गई है, तो मानसिक आयु की जगह पे मानसिक आयु लिख लेंगे बटे 16 इंटू 100। तो यहाँ पे हमें मानसिक आयु पता करना है, तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 चुको 16, फिर यहाँ पे 25 बार में
4 से 100 को डिवाइड करेंगे। उसके बाद अब यहाँ पे जैसे कि 25 है तो इधर 75, इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग, 25 3 75, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 3 12। 4 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 4 3 12। कितना आ जाएगा यहाँ पे? 12 आ जाएगा आंसर। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे है, प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है। किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ को प्रतिदर्श के रूप में चुनाव कर लेता है। यह सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने, थर्स्टन ने, गिलफोर्ड ने या फिर थॉमसन ने? तो इसका आंसर हो जाएगा थॉमसन। यह सिद्धांत दिया था थॉमसन ने। उसके बाद क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है? निर्धारण, मापनी, अवलोकन, साक्षात्कार या फिर कथानक संप्रत्यय परीक्षण? तो इसका आंसर हो जाएगा कथानक संप्रत्यय परीक्षण। कथानक संप्रत्यय परीक्षण यहाँ पे व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, सृजनात्मकता मुख्यतः किससे संबंधित होती है? अति सक्रियता से, कम बोधगम्यता से, अभिसारी चिंतन से या फिर अपसारी चिंतन से? तो सृजनात्मकता संबंधित होती है अपसारी चिंतन से। अपसारी चिंतन से। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है? तीव्र चिंता, अपराध बोध के बारे में जुनूनी सोच, बीमारी का डर या फिर विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्ति? तो इसका आंसर हो जाएगा विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्ति जो है समायोजन को बढ़ावा देगी। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालक के लक्षण क्या हैं? अभिव्यक्ति में नम्रता, जिज्ञासा, वार्तालाप प्रियता या फिर अति सक्रियता? तो प्रतिभाशाली बालक के यहाँ पे जो क्वालिटी होगी तो इसमें से अभिव्यक्ति में नम्रता और जिज्ञासा। तो यहाँ पे पहला और दूसरा ऑप्शन सही दिया गया है। इसके अनुसार बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे बिल्कुल ही सही दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन हमारा दिया गया है, बुद्धि लब्धि के लिए निम्नलिखित फार्मूला किसने दिया था? बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे कालानुक्रमिक आयु इंटू 100। तो यह फार्मूला दिया था विलियम स्टर्न ने। विलियम स्टर्न ने। अगला प्रश्न यहाँ पे है, रवि का बुद्धि परीक्षण इंगित करता है कि वह औसत से लेकर औसत से अधिक बुद्धिमत्ता की श्रेणी में आता है। हालांकि पढ़ने, वर्तनी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उसके ग्रेड बहुत कम हैं। उसके गणित के ग्रेड काफ़ी अधिक हैं। रवि लेखन कौशल में अच्छा है। रवि में अधिक संभावना किसकी है? डिसकैलकुलिया की, डिसग्राफिया की, डिसलेक्सिया की या फिर डिसफेजिया की? तो इसका आंसर हो जाएगा डिसलेक्सिया की। किसकी कमी है? डिसलेक्सिया की कमी है यहाँ पे। क्योंकि अगर उसमें देखो गणित के ग्रेड काफ़ी अधिक हैं, तो अगर गणित में कम नंबर आते तो डिसकैलकुलिया हो जाता। लेकिन उसको क्या दिक्कत है कि वह औसत से लेकर औसत से अधिक बुद्धिमत्ता श्रेणी में आता है। हालांकि पढ़ने में और वर्तनी में, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उसके ग्रेड बहुत कम है। मतलब उसको पढ़ने में क्या है, दिक्कत हो रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डिसलेक्सिया। उसको दिक्कत है डिसलेक्सिया, मतलब पढ़ने से संबंधित उसको विकार है। अब बात की जाए यहाँ पे चारों पॉइंट आपको याद रखने हैं। जैसे कि डिसकैलकुलिया क्या होता है? गणित से संबंधित विकार होता है, गणना संबंधी विकार होता है। डिसग्राफिया लेखन संबंधी विकार होता है। डिसलेक्सिया पढ़ने संबंधी विकार होता है। और डिसफेजिया बोलने संबंधी विकार होता है। तो ये चारों पॉइंट आपको याद रखने हैं। लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। यह कथन किस शिक्षाविद के द्वारा दिया गया? स्किनर के द्वारा, वुडवर्थ, क्रो, गिट्स व अन्य? तो यह दिया था कथन, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, स्किनर ने। किसने दिया था? स्किनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कक्षा 2 की छात्रा सृष्टि को अध्यापिका ने मूल गणित विषय के सवाल करवाए। अगले दिन उसने बाजार में सामान खरीदने के उपरांत दुकानदार द्वारा की गई योग की गलती को चिन्हित करके सही करवाया। यह अधिगम का कौन सा प्रकार है? नकारात्मक स्थानांतरण, सकारात्मक स्थानांतरण, द्विपक्षीय स्थानांतरण या फिर शून्य स्थानांतरण? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सकारात्मक स्थानांतरण। क्योंकि जो गणित का जो उसने सिखाया था उसकी शिक्षिका ने कल, तो उसके माध्यम से क्या उसकी चीज़ें और डेवलप हो रही है, उसका और विकास हो रहा है और वह अन्य चीज़ों को सही कर पा रही है। तो यह जब एक चीज़ जो है दूसरी चीज़ में हेल्प करती है किसी बच्चे की, तो उसे कहते हैं सकारात्मक स्थानांतरण। तो यह जाएगा सकारात्मक स्थानांतरण। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन हमारा है,
एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना क्या कहलाता है? द्वंद्व कहलाएगा, कुंठा, चिंता या फिर दबाव। तो जब दो विपरीत इच्छाएं होती है, जैसे कि किसी व्यक्ति में कि कोई सोचता कि ये कार्य करें, कोई सोचता कि ये कार्य करें। जैसे कि मान लो आप लोग रेट की जैसे कि तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो रेट के साथ साथ अगर कोई और भी एक वैकेंसी आ जाए तो आप लोग मतलब मुश्किल में फंस जाए कि रेट की तैयारी करें कि या फिर अन्य एग्जाम की तैयारी करें। तो इसे कहते हैं द्वंद्व। क्या कहते हैं इसको? द्वंद्व कहते हैं। तो यहाँ पे ए वाला विकल्प बिल्कुल ही हमारा सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत को, शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत को या फिर अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को? तो पुनर्बलन का सिद्धांत कहा जाता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को। अब बात की जाए यहाँ पे क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। उसके बाद उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया था, थॉर्नडाइक ने। उसके बाद बात की जाए शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, पावलाव ने दिया था, पावलाव ने। और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलर ने दिया था। किसने? कोहलर ने दिया था। तो ये सारे पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। अब जैसे कि यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से उस उदाहरण का चयन कीजिए जो आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है। वंदना परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम कर रही है जिससे वह अपने माता पिता से उपहार प्राप्त कर सके। उर्मिला फटाफट गृह कार्य समाप्त कर रही है क्योंकि गृह कार्य समाप्त करके वह टीवी देख सकेगी। ईला बहुत सारी पुस्तकें पढ़ रही है क्योंकि वह जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करके विद्यालय का नाम जिला स्तर पर रोशन करना चाहती है। मेघा अपने परियोजना कार्य के लिए विभिन्न स्रोत तलाश रही है क्योंकि वह नई जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखती है। तो यहाँ पे पूछा गया कि आंतरिक अभिप्रेरणा को कौन सा कथन यहाँ पे दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, कि जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ को आनंद के लिए, अपनी रुचि के लिए पढ़ता है तो वह चीज़ें होती हैं आंतरिक अभिप्रेरणा के लिए। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि मेघा अपने परियोजना कार्य के लिए विभिन्न स्रोत तलाश रही है क्योंकि वह नई जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखती है। उसके बाद क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने, कोहलर ने, बी.एस. ब्लूम ने। तो इसका आंसर हो जाएगा बी.एस. ब्लूम ने, बी.एस. ब्लूम ने। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, बार बार बच्चों को सजा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए कहना क्या दर्शाता है? उनकी बाहरी प्रेरणा को कम करता है, उनकी आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाता है, बच्चों को लक्ष्य प्रदर्शन की बजाय महारत हासिल करने के प्रति ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है, या फिर बच्चों के प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि बार बार बच्चों को या फिर सजा दी जाए या फिर इनाम दिया जाए तो बच्चे की जो प्राकृतिक रुचि होती है और सीखने में शामिल जो जिज्ञासा होती है वह खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन इसके अनुसार बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह काम के निर्धारित घंटे कितने हैं? 40 घंटे, 42 घंटे, 45 घंटे या फिर 48 घंटे? तो इसका आंसर हो जाएगा 45 घंटे। कितने घंटे? 45 घंटे। उसके बाद क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता या फिर अभिक्षमता? तो उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न यहाँ पे अलग है अभिक्षमता, अभिक्षमता। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा सही दिया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण है? अध्यापक, बच्चा, विषय वस्तु या फिर वातावरण? तो इसका आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में सबसे ज़्यादा जरूरी होता है वातावरण। क्या है? बच्चे को जो उचित वातावरण प्रदान किया जाए जिससे कि बच्चा जो है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख सके। अब यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन है, एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र व्याख्यान सुन सके, कक्षा में शिक्षक के व्याख्यान के नोट्स ले सके, कक्षा में अनुशासन बनाए रखें, छात्रों और शिक्षकों में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले। तो इसका आंसर हो जाएगा, एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र, जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि छात्रों और शिक्षकों में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न यहाँ पे है,
क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ क्या होता है? एक अनुदैर्ध्य अनुसंधान, अनुप्रयुक्त अनुसंधान, एक शोध जिससे तत्काल समस्या को हल किया जा सके, सामाजिक आर्थिक उद्देश्य के साथ एक शोध। तो क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ होता है एक शोध जिससे तत्काल समस्या को हल किया जा सके। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, अनुमोदक की, सुविधादाता, आधिकारिक या फिर तानाशाह। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होना चाहिए सुविधादाता की, सुविधादाता की। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? बच्चों को मंद शिक्षार्थी और प्रतिभाशाली बच्चों के रूप में अंकित करने के लिए मूल्यांकन होता है। उन बच्चों की पहचान करने के लिए जिन्हें उपचारी उपाय की आवश्यकता है, सीखने की कठिनाइयों और समस्या क्षेत्रों का निदान करने के लिए, उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना जहां तक हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहे हैं। तो यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि मूल्यांकन का उद्देश्य होता है उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना जहां तक हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहे। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जैसे कि समीप दूराभिमुख दिशा, ये कौन सा सिद्धांत बताता है? इसके अनुसार क्या हो जाएगा? तो समीप दूराभिमुख सिद्धांत के अनुसार जो विकास होता है, इससे क्या होता है, जो शरीर का विकास होता है शरीर के केंद्र से बाहर की ओर होता है। तो यहाँ पे पहले का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिर पदाभिमुख सिद्धांत यह बताता है कि बच्चे का जो विकास होता है सिर से पैर की ओर होता है। तो दूसरे का ए वाला सही हो जाएगा। उसके बाद अंतर्वैयक्तिक भिन्नताएं, तो इसमें से यह बताता सिद्धांत अंतर्वैयक्तिक सिद्धांत, अंतर्वैयक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत यह बताता है कि बच्चे जो होते हैं विभिन्न दर से बढ़ते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा विभिन्न बच्चे भिन्न दर से बढ़ते हैं। उसके बाद चौथा है, तो इसका सी वाला विकल्प हो जाएगा। अंतराव्यक्ति भिन्नताएं होती हैं, किसी एक बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे से भिन्न हो सकती है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार सही आंसर हो जाएगा पहले का डी, दूसरे का ए, फिर बी सी, तीसरे का बी और चौथे का सी। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा 30 नंबर और लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, विकास से की ओर बढ़ता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, जटिल से कठिन की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, साधारण से आसान की ओर। तो इसका आंसर हो जाएगा कि विकास जो होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। तो यहाँ पे 30 नंबर का ए वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हमारे CDP के सारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।